बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। तहरीक इंसाफ ने इंसाफ के नाम पर हुकूमत बनाई है। जिस मामले में नाइंसाफ़ी का शुबा होता है उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाती है। जिस केस में करप्शन की भनक पड़ती है उसकी तहक़ीक़ात का मुतालबा करती है। ज़िम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहती है, सज़ा दिलवाना चाहती है, बदउनवानी के ख़िलाफ़ डट कर खड़ी होती है। दो नहीं, एक पाकिस्तान की बात करती है, इंसाफ के इस निज़ाम की बात करती है। लेकिन जब खुद तहरीक इंसाफ के किसी मामले पर तहक़ीक़ात होने लगे, जब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात की जद में आती नज़र आए, जब तहरीक इंसाफ के हाथों कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा हो, तो तहक़ीक़ात से फ़रार इख्तियार की जाती है। तहक़ीक़ात के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, अदालती स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपने की कोशिशें की जाती हैं। पेशावर का BRT मनसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दो अमली का मुँह बोलता सबूत है। पेशावर BRT मनसूबे में ताख़ीर हुई। मनसूबा अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ, इसे 6 माह में मुकम्मल करने का वादा किया गया, लेकिन ये तारीख बार बार बदली गई। मनसूबे का इफ्तिताह अगस्त 2020 में हुआ। इस पर उठने वाली लागत भी बढ़ती रही। जो मनसूबा 49 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, इस पर इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक 70 अरब रुपए से ज़्यादा लागत आई है। बद इंतज़ामियों की खबरें भी आई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने खुद कोई तहक़ीक़ात नहीं की और इदारों ने तहक़ीक़ात करने की कोशिश की तो रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं। अदालत से स्टे ऑर्डर्स ले लिए गए। पहले पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को हुक्म दिया कि वो BRT मनसूबे पर तफ्तीश करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। फिर FIA ने तहक़ीक़ात शुरू की तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कालादम करार देते हुए नैब को BRT की तहक़ीक़ात से रोक दिया है। कि सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई ने 7 दिसंबर 2019 को एक इंटरव्यू में कहा था कि जब BRT मनसूबा मुकम्मल हो जाए उसके बाद बेशक तहक़ीक़ात कर ली जाए। ये कोई पहली बार नहीं कि तहरीक इंसाफ ने तहक़ीक़ात से भागने की कोशिश की हो। मालम जब्बा की 275 एकड़ सरकारी अराजी लीज पर देने में भी बेज़ाब्तगियाँ सामने आई थीं, जिस पर नैब तहक़ीक़ात कर रहा है और इस बारे में भी चेयरमैन नैब शिकायत कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदालती स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुप जाती है, तहक़ीक़ात नहीं होने देती। TV पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने ये दो बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। दोनों एक्शन तैयार है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक एहतसाब कमीशन का तजर्बा भी किया था। अपने गुज़िश्ता दौर में एक एक्ट के ज़रिए एहतसाब कमीशन बनाया गया था, लेकिन जब एहतसाब शुरू हुआ तो एक ऑर्डिनेंस जारी करके एहतसाब कमीशन के सरबरा के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। इसके बाद तहरीक इंसाफ, हुकूमत और एहतसाब कमीशन में तनाज़ा चलता रहा, यहाँ तक कि वो कमीशन ही ख़त्म कर दिया गया। और हम न्यूज़ के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में एहतसाब कमीशन के नाकाम तजर्बे से कौमी ख़जाने को 70 करोड़ रुपए नुकसान पहुँचने का इंकशाफ किया गया। कोरोना से बचाव के लिए किट्स की खरीदारी में 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घपलों की खबरें आईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मोहम्मद अली तरकई भी कह चुके हैं और ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि उनके सूबे में करप्शन आम है। सुप्रीम कोर्ट बिलियन ट्री सुनामी का नोटिस लेते हुए भी सख्त रिमार्क्स दे चुकी है। 1 दिसंबर 2020 को चीफ जस्टिस ने कहा था कि KP के महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है। नथिया गली, मालम जब्बा और मरी समेत कहीं दरख्त नहीं। KP का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ पहुँचा, इसके बारे में भी बात होगी। और फॉरेन फंडिंग केस में भी तहरीक इंसाफ ने 6 साल तक कायम रखा और अब उसकी बराह रास्त कवरेज का मुतालबा भी किया जा रहा है। आखिर क्या वजूहात हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत तहक़ीक़ात से राह फ़रार इख्तियार करती है, पूछेंगे सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई से जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, पहले आप ये कहते रहे हैं कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए BRT मनसूबा, उसके बाद जिस इदारे से तहक़ीक़ात करनी है कर लें, लेकिन इसके साथ साथ आप हमेशा से स्टे ऑर्डर्स के पीछे भी छुपते रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको रिलीफ भी मिल गया है। किसी किस्म की कोई तहक़ीक़ात नहीं हो रही है, FIA को भी मना कर दिया गया है, नैब को भी मना कर दिया गया है। आप लोगों ने हमेशा से ये मुतालबा किया है कि जो नून लीग के दौर में मनसूबे शुरू हुए हैं उनके ऊपर तहक़ीक़ात की जाए। तो जब नून लीग के खिलाफ उनके मंसूबे के हवाले से तहक़ीक़ात हो सकती है, तो आप लोगों के मंसूबे के बारे में क्यों नहीं पूछा जा सकता? आखिर इसमें एतराज़ क्या है आपको? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम ना तो कोई रुकावट बने अभी तक, ना हमें कोई खौफ है नैब से। असल चीज़ जो हमारा शुरू दिन से प्ली है कि इसको 100% मुकम्मल होने दे प्रोजेक्ट को,
अभी देखें, अभी तो 92 बसें आनी हैं। अभी जो फीडर रूट्स हैं वो इनकम्प्लीट है, वो उस पर काम शुरू है। कुछ मजीद रूट्स डाल दिए गए हैं। इसी तरह जो कमर्शियल प्लाजे हैं वो बन रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ चूंकि इससे ये हो सकता है कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और ये डिले हो सकता है, और डिले का उस नुकसान क्या होगा, कौमी ख़जाने को नुकसान होगा। हमारा पहले भी ये मौक़िफ़ था, आज भी ये मौक़िफ़ है। हाई कोर्ट में भी हमने कहा था, हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ नहीं वो किया, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मशकूर है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा कि हम ये कह रहे हैं कि ये एक दफ़ा ये मुकम्मल हो जाए पूरा प्रोजेक्ट, उसके बाद न सिर्फ बल्कि कोई बाहर से भी कोई एजेंसी कोई लाना चाहे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हम हाजिर हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कुछ वो नहीं है। सिर्फ हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि अवामी मुफाद के जो मंसूबे होते हैं उसमें ताख़ीर ना तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है ना कोई और इदारे चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो। अभी इस पर काम शुरू है। हमने तो सिर्फ देखे फीडर जो रूट्स है, मेन रूट्स वो खुला है, जो फीडर रूट्स पहले से थे वो थोड़े बहुत खुल गए। अब मजीद तो इस पे तो देखे ना, इसके डेपोज पे काम हो रहा है, इसके कमर्शियल प्लाजों के ऊपर काम हो रहा है। आपको पता है जब नेब एक दफ़ा इंक्वायरी शुरू कर दे सारी फाइलें बंद हो जाएंगी, सारे रजिस्टर बंद हो जाए, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। होगा क्या कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ये चल रहा है प्रोजेक्ट, ये रुक जाएगा, और उसके बाद आपको पता है कि इसके लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, इसके अखराजात बढ़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान कौमी खजाने को है। हमने तो कहीं नहीं जाना है। ये तो इसमें 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो प्रोजेक्ट 100% मुकम्मल हो, उसके बाद आए हम तो। और ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बात रखी तो उन्होंने इसको, ये बात जेन्युइन थी तो उन्होंने माना है ना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब, ये मान रहे हैं कि अभी एक ये नामुकम्मल मंसूबा है, कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, यहाँ पर फीडर रूट्स बन रहे हैं, बसें लाई जा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो बसें आती हैं उनका भी हाल हम देख रहे हैं कि वो सही तरीके से चल नहीं पाती हैं। अभी आप ये बताइए कि आपने एक नामुकम्मल मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया और बार बार आप लोग इफ्तिताह करते हैं, बार बार तारीखें देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी संगीन गलती है। देखें, अगर आप जो BRT लाहौर में बनी है, जो इस्लामाबाद के अंदर बनी है, जो मुल्तान के अंदर बनी है, वहाँ तक आप बात करें तो मैं आपको कहूँगा कि 200% हमारा कंप्लीट है। अगर आप सिर्फ बस चलाने की हद तक बात कर रहे हैं, वो तो शायद हमारे तो स्टेशन मुकम्मल है, हमारी बसें चल रही हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। यही तो मसला है ना, अटक से पार लोगों को वो जो हमें छेड़ते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी इसकी रेट तो बढ़ गई है, इसके तो देखो ना इतने बिलियन पे पहुंच गया है। अब उनको ये नहीं पता है कि उसमें फ़र्क क्या है। अब अगर आपको ये फ़र्क पता चल जाए कि लाहौर की BRT, इस्लामाबाद की BRT, मुल्तान की BRT और पेशावर की BRT में फ़र्क क्या है, जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि देखो वो सीधी सीधी एक रूट है, वो उन्होंने अपने रूट बना लिया, गाड़ी चला लिया। हमारा वो रूट तो कंप्लीट है। हम तो चाहते हैं कि 68 किलोमीटर जो हम दूसरे शहरों को या दूसरे इलाकों को जो रास्ते जाते हैं, चारसाजे जाता है, कुहाड़ जाता है, या DHA जाता है, या कोई और हमारे जो अभी बन रहे हैं बहुत सारे और शहरों के अंदर जो रूट्स हैं, वो रूट एक्स्ट्रा रूट्स हैं और वो BRT को इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि फंड एक है, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि खुदा के लिए इसे मुकम्मल होने दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, वो रूट चल पड़ा है, वो जो अवाम जो जिस BRT की आप बात करें वो मुकम्मल है। ठीक, ये भी तो देखें ना शौकत यूसुफजई साहब कि जैसे जैसे डिले हो रहा है वैसे वैसे इसकी लागत भी बढ़ रही है। 49 अरब रुपए में आपने मंसूबा शुरू किया था, अब ये 70 अरब रुपए पर मंसूबा पहुंच चुका है। तो लागत तो खैबर पख्तूनख्वा की जो लोग हैं उनकी जेबों पर ही आ रही है ना, तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये मंसूबा जब लागत इसकी बढ़ जाएगी तो फिर इसका जवाब दे कौन होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये आवाम समझ रहे हैं। शायद आप नहीं समझ पाए मेरी बात को, या आप पिक नहीं कर पाए। मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आप BRT की बात कर रहे हैं तो BRT तो चल पड़ी है, BRT तो मुकम्मल है। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो BRT के साथ दूसरे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उसका और BRT का चूंकि PC1 एक है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। लाहौर में क्या है, वो तो एक BRT तो बनी हुई है, BRT में तो रोज लोग सफ़र कर रहे हैं। आपके लाहौर की BRT में 60,000 तक लोग जो है पर डे सफ़र करते हैं। यहाँ 1,60,000 लोग पर डे सफ़र कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको ये आप होना तो ये चाहिए कि आप अप्रिशिएट करें कि 1,60,000 एक छोटे से शहर से लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो BRT बनाई है उसका तरीक़ाकार ही कुछ और है, लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, अब कमर्शियल प्लाजे हैं, अब ये लाहौर में नहीं है।
और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने जो वो किया है वो बीआरटी का किया, बीआरटी तो मुकम्मल, लेकिन पीसी1 एक है। ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि आपकी लागत ज्यादा है, जी जी। तो हमारी लागत इसलिए ज्यादा लग रही है कि हमने 3 सेंटोरस तर्ज के प्लाजे इसमें शामिल किए हैं, उसके 10.5 अरब रुपए तो उसकी कीमत है। इसके अलावा हमने जो बसें अपनी खरीदी है 11 अरब रुपए उसकी कीमत है। तो ये जो 68 किलोमीटर रूट्स हमने इजाफी डाले हैं वो वहां पर नहीं है। इसी तरह हमने दोनों तरफ जब हम बना रहे थे तो जो सड़क थी वो खराब हो गई थी, क्योंकि आपको पता है बड़ा कंजेस्टेड एरिया से हम गुजार के लेके गए। दोनों तरफ रोड हमने 27 किलोमीटर नई रोड बना के दी है। तो उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट जो 100% कंप्लीट हो जाएगा, ये 70 बिलियन से ऊपर नहीं जाएगा। ये जो मैं सुन रहा हूँ, कभी कहते हैं 100 बिलियन, कभी कहते हैं 110 बिलियन, खुदा के लिए कोई आए बात तो करे ना, देखे, हमसे तो पूछे ना। वहां बैठकर कहते हैं जी डिले हो गया, वहां बैठकर कहते हैं जी ये तो नाकाम हो गया। लोग इस्तिफादा करें, लोग खुश है, हमें लोगों से मतलब है। हमें इससे मतलब नहीं है कि कोई अप्रिसिएशन दे हमें टीवी पे बैठ के, या अपोजिशन हमें कहे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। अपोजिशन कभी ये नहीं कहेगी। हमने जो काम किया है वो बड़ा जबरदस्त किया है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ से आप अंदाजा करें कि लाहौर जैसे बड़े शहर में 60,000 एवरेज लोग सफर करते हैं, यहाँ 1,60,000 कर रहे हैं। चले, ये तो बीआरटी की बात रही। एक और अहम मंसूबा था आपका जिसके बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा था। उसमें भी बेज़ाब्तगियाँ देखी गई, और आप लोगों के मुताबिक जिन लोगों ने बेज़ाब्तगियाँ की हैं, जिन्होंने करप्शन की है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। उसके बारे में बताइएगा कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और अब तक क्या रिजल्ट है उसका? देखिए, मेरे ख्याल से बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से जो फाख्ते उड़ाए जा रहे हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जहाँ जहाँ काम हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। सही। और ये बड़ा सिंपल सी बात है। अगर आपको भी चाहिए ना तो आप कोऑर्डिनेट्स चले जाएं, कोऑर्डिनेट्स ऑन करें और देख लें कि हमने कहाँ काम किया है। फिर आप उसको फिजिकली तस्दीक करना चाहते हैं, आप हमें आके कहें, हम आपको गाड़ियाँ फराहम करेंगे, हम आपको ट्रेवल जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी हम देने के लिए तैयार है। उन कोऑर्डिनेट्स पे जाएं जो आप खुद सेलेक्ट करें। वहां अगर जंगल ना हो, वहां पे अगर दरख्त ना हो तो हम जिम्मेदार हैं। अब एक बंदा खुद आके कहता है कि जी वहां ये तो करप्शन हुई है। देखिए, पहली बात यह कि जितने लोगों के खिलाफ बिलियन ट्री सुनामी में एक्शन लिया गया है, शायद ही कोई मंसूबा हो। और बिल्कुल आपने बात सही की कि जहां जहां खराबियां थी, जहां जहां लूक फूल नजर आए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनको नौकरियों से निकाला गया। दर्जनों लोग हैं, एक दो नहीं है, बड़े बड़े ओहदे वाले भी निकाले गए। तो ये बात कहना जो हम काम करते थे, जिनके खिलाफ हम एक्शन लेते थे, वही अपोजिशन एक्सप्लॉइट करती कि जी देखिए वहां तो करप्शन हो रही थी इसलिए लोगों को फारिग किया। भाई फारिग इसलिए क्या, अगर किसी ने गलत काम किया तो हम क्यों ऑन करें? हुकूमत ने उस पर एक्शन लिया है, उस हुकूमत ने उस पर हर उस बंदे के खिलाफ एक्शन लिया है जिसने गलत काम किया है। गलत काम किया है तो उसको भुगते, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यूसुफजई साहब, आप कह रहे हैं कि हमने जिन लोगों ने बेज़ाब्तगियाँ की हैं, बेकायदगियाँ की हैं, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के हवाले से आप कह रहे हैं कि उनको आप लोगों ने निकाला है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ आपको और याद दिला दूं कि सूबे में एहतिसाब कमीशन भी कायम किया गया था जिसमें बहुत सा पैसा भी लगा था। उस मंसूबे का क्या हुआ, उसमें क्या हो रहा है अब? देखिए, मैं अर्ज करूँ, वो किस्सा पारीना बन चुका है, उस पर बहुत दफ़ा वजाहतें भी आ गई हैं। और वज़ीर आला तक ने, जो पिछले वज़ीर आला साहब थे, उन्होंने बड़े उसके क्लियर कट उसके वजाहतें भी दी हैं और उसका मौका भी बयान कर चुके हैं हुकूमत। वो बहुत पुराना हो गया है। जो असल चीज़ आपने कही कि जी आपने बीआरटी के ऊपर आपने लोगों को छोड़ा हुआ है कि वो करप्शन कर लें, ऐसा नहीं है। देखें, पहले समझने की बात यह है कि हमारे पास क्या है, ये बीआरटी बना कौन रहा है। देखें, बीआरटी का जो प्रोसेस से लेके, स्टार्ट से लेके, इसका PC1, इसका टेंडरिंग प्रोसेस, इसका जो वो है वो सारा के सारा फंडिंग तक वो कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक जी। और हमारा जो काम है, जो PDA कर रहा है, वो उसकी निगरानी करता है। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देखता है कि जी कितना काम हुआ है, स्लो है तो क्यों है, ये काम है। ये जो पैसे देना, ये सारा एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि लोग कहते हैं जी करप्शन हुई है। करप्शन हुई तो मेरे भाई, करप्शन सूबाई हुकूमत तो नहीं कर रही। सूबाई हुकूमत ने तो कोई पैसा अभी तक डिस्पर्स नहीं किया ना। वहां से जो चेक आता है जिसके नाम पे आता है वो PDA के हवाले होता है। PDA उसको बस डाकखाने के तौर पे उसको दे देते हैं। बाकी जितनी असेसमेंट है और जितनी वो है, वो एशियन डेवलपमेंट खुद कर रहा है। यानी इससे शफाफ मंसूबा आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे जो है ना, वो एक परसेप्शन बना दिया जाता है, क्योंकि 8-10 अपोजिशन पार्टियां हैं। हर एक जब रात को टॉक शो पे बैठते हैं तो वो उनके पास तो कोई और बात है नहीं कि जी बस करप्शन हुई है। मैं तो चैलेंज करता हूँ यार, मैं 2-3 दफा असेंबली में खुद उठाऊं
और मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे कोई आके बताए कि बीआरटी में करप्शन हुई है, कहाँ हुई है, मैं रेडी हूँ। मैं और हुकूमत पे भी नहीं जाना चाहता, मैं खुद हाजिर हूँ। ठीक है, शौकत यूसुफ साहब मौजूद थे। एहतसाब कमीशन के हवाले से आपने हमें जवाब नहीं दिया, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे थे कि पेशावर बीआरटी मनसूबा मुकम्मल होने दें, उसके बाद जिससे चाहे तहकीकात करवा ली जाएँ। प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो गुज़िश्ता रोज़ कशमाला तारिक के साथ जो हादसा पेश आया है उससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। साथ रहने के लिए शुक्रिया। इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक के काफिले में शामिल गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक हो गए और वाक़े की FIR में कशमाला तारिक के बेटे अजलान को भी नामजद किया गया है। ये हादसा रात 11 बजे के करीब श्रीनगर हाईवे पर पेश आया। कशमाला तारिक के प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ियों ने सिग्नल तोड़ा और ऐसा करते हुए एक कार और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 दोस्त जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियोस बनाई जो सोशल मीडिया पर जारी की गई। मोबाइल फ़ोन से बनी एक CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें देखा जा सकता है कि इशारा बंद है और मेहरान गाड़ी सड़क के दरमियान से दाएं साइड वाली लेन पर आती है। इस दौरान पीछे से 2 गाड़ियां बहुत तेज़ रफ्तारी से आ रही हैं। आने वाली सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र मेहरान गाड़ी से टकराती है, जिससे वो उल्टी हो जाती है और दूर जा गिरती है। बाद में वहाँ मौजूद लोगों ने जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की, उनमें कशमाला तारिक के बेटे अजलान और शौहर भी नज़र आ रहे हैं। दोनों यही कह रहे हैं कि गाड़ी वो नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। इधर जा रहे हो, बंदा मार दिया आपने पीछे, इधर आ जाओ। मैं चला रहा हूँ गाड़ी। हेलो, तो गाड़ी आपकी है ना, कौन मेरी का है? मैं बंदा मार दिए पीछे तुम लोगों ने। देखो आगे भी मार दिया। ठीक है, गाड़ी के आगे देखे लाश पड़ी हुई है सर। मैं दौड़ा तो नहीं, मेरा क्या कसूर है? मैं तो पीछे सीट पे बैठा हूँ। सर आपका ड्राइवर की गलती। ड्राइवर को आपने 2 बंदे मार के मौके पे यार। मैं गाड़ी तो नहीं चला रहा सर, आप अपने ड्राइवर को कह तो सकते हैं ना कि यार गाड़ी आराम से चलाओ। मैं पीछे बैठा हूँ। सोते हुए जा रहे हैं, रास्ते में सोते हुए जा रहे हैं। बंदे को क्या पता पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज कर ली है, जिसमें कशमाला तारिक का बेटा भी नामजद किया गया है और ख़बरों के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। इस्लामाबाद हादसे के बाद कशमाला तारिक का मौक़िफ़ भी सामने आया है। उन्होंने अपने खावंद और बेटे पर लगने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। गाड़ी जब हिट हुई है तो हम उड़ते हुए आगे सीटों पे लगे। उस वक़्त इट वाज टू लेट कि हादसा हो चुका था और कीमती जानें जो है उस वक़्त होश ही नहीं थी, क्योंकि हमारी गाड़ी के सारे एयर बैग्स खुल गए थे और बाहर नहीं निकल सकते थे। मेरे नाक से खून बह रहा था। कोई समझ की हालत ही नहीं थी। बाहर क्या हो रहा था, अंदर क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। हादसे में जाँ बहक 4 नौजवान आपस में दोस्त थे और मानसेरा से ताल्लुक़ रखते थे। BBC के मुताबिक इनमें से एक मोहम्मद अनीस ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था। इम्तिहान पास कर चुका था, आज उसका इंटरव्यू था। जब उसने इस्लामाबाद जाने का इरादा किया तो दीगर 4 दोस्त भी उसके साथ चल पड़े, लेकिन श्रीनगर हाईवे के इशारे पर उन्हें यह हादसा पेश आ गया। उनकी नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई है, जिसमें इलाके के लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस पर बात करेंगे। वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। कशमाला साहिबा, आप बताइएगा कि ये सारा वाक़या आपके साथ कैसे पेश आया? हम रात को आए, कोई 11 बजे का टाइम है। हम लाहौर से निकले 7 बजे। हमने टोल क्रॉस किया है और मेरे मियाँ की तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी भी नहीं। हमारी यूजुअली हम पीछे सीट पे सो जाते हैं, तो हम दोनों सो रहे थे। मेरा बेटा दूसरी गाड़ी में था, उसमें फ्रंट सीट पे वो जो ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट है उस पे बैठा हुआ था और ड्राइवर चला रहा था, और वो गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी और जो हमारी गाड़ी थी वो आगे थी और पीछे बल्कि पुलिस का गार्ड भी बीच में बैठा हुआ था। और जब हम यहाँ पे आए तो E11 वाला चौक है, उसके ऊपर आकर इन 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। ये हमारा ड्राइवर जो है, इसने भी मेरा, क्योंकि हम सो रहे थे, ब्रेक आई थिंक थोड़ी सी लेट लगाई है और वो गाड़ी भी गलत आई है क्योंकि इशारा बंद हो रहा था। वो गाड़ी साइड से आई है आगे। आप अगर उनको जब CCTV निकलेगी तो देखिए कि बाकी सारी गाड़ियां रुक गई हैं। तो ये भी, इसने भी ब्रेक मारने में देर लगाई है और उनकी भी गलती है, दोनों साइडों से गलती थी। और बाय द टाइम जब हिट हुआ है तो हमारी एकदम सारे गाड़ी के एयर बैग खुल गए हैं और हमें भी पीछे बैठे हुए ऑब्वियसली चोटें आई है। मेरे मियाँ के मुंह पे, गर्दन, सारा जगह कर, वो आगे खून, मेरे खून निकलने लग गया। तो अब मुझे, मेरा बेटा पिछली गाड़ी से सारे निकल के भागे हैं,
तो मुझे ये बताएं कि कोई बच्चा अपनी माँ को या अपने बाप को गाड़ी से नहीं निकालेगा या छोड़ के चला जाएगा? और जाहिर सी बात है, सरकारी गाड़ी था कि हम अपनी प्राइवेट गाड़ी में थे। मुझे ये बता दें कि खुदा ना खास्ता हमने जान के किसी को हिट किया या हम गाड़ी चला रहे थे व्हेन ड्राइवर वाज ड्राइविंग द कार? का आप टोल प्लाजा की वीडियो देखें, हर एक किलोमीटर पे सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज देखें कि ड्राइवर क्लियर नजर आएगा कि ड्राइवर गाड़ी चला रहे, दोनों गाड़ियां ड्राइवर चला रहे। कभी मीडिया कह रहा है कि जी 5 गाड़ियों का काफिला जा रहा है, कभी कह रहे हैं अजलान खान कशमाला तारिक का बेटा। उनका सिर्फ ये कसूर है मेरे मियाँ का और मेरे बेटे का कि उनके नाम के साथ मेरा नाम लगता है और उनको सजा दी जाए। जब हम खुद रात से ट्रॉमे में बैठे हुए, हमारा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, या तो हमारी गलती हो तो बताए। मेरे बच्चे का नाम बीच में जबरदस्ती डाला जा रहा है, किस लिए, क्या कसूर किया हमने? आप देखें सीसीटीवी फुटेजेस देखें, अगर आपको टोल प्लाजे वाली देखें, उसके बाद E11 कितनी दूर है टोल प्लाजे से? 5 मिनट 3 मिनट के फासले पे होगा जी। आप उसमें देखें कि कहाँ पे आपको नजर आ रहा है या मेरा बच्चा कोई दोनों में से एक गाड़ी पे ड्राइव कर रहा हो, तो अपने माँ बाप को निकाल रहे हैं। सारे ट्रॉमे में, शौक में वहाँ पे लोग मर रहे हैं, खून बह रहा है। तो सब, अगर दुनिया खड़ी हुई है, मेरे मियाँ ने फोन करके एम्बुलेंस से बुलाई है, लोग मॉब आ गया उसकी तरफ, उसने कहा कि मेरा कसूर है तो जरूर मुझे मारे, मैं तो गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था। अगर हमने भागना होता, मीडिया क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं जी, मिल नहीं रहे जी, भाग गए। मेरी गाड़ी 5 घंटा खड़ी रही है कि हम सिचुएशन को देख रहे थे कि अल्लाह करे वो बच्चे भी बच जाए। उस वक्त अगर हमने भागना होता तो हम उस वक्त उतरते ही ना सारे ही गायब हो जाते। मेरा मियाँ खुद थाने गया है, खुद ये सारी सिचुएशन हुई है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसी तहकीक और कैसी हुई है जिसमें मेरे बेटे का नाम डाल दिया। ड्राइवर उनके पास है, ड्राइवर ने उसी वक्त माना है कि मेरे से एक्सीडेंट हुआ है। मैं ये कह रही हूँ, मतलब ये किस चीज का हमारा मीडिया ट्रायल या विक्टिमाइज किया जा रहा है? कशमाला साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में कौन लोग हैं? ड्राइवर रात से पुलिस की कस्टडी में जो गाड़ी चला रहा था। माय हस्बैंड इज इन द हॉस्पिटल। मेरा के देख ले, मेरे कपड़ों पे खून, मेरा नाक टूटा हुआ है आगे से। अच्छा कशमाला साहिबा, ये भी बताइएगा, इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि हादसे के वक्त कशमाला तारिक की फैमिली वहां से भाग गई, ठहरी नहीं है, और आप ये कह रही हैं कि नहीं, आप लोग बाकायदा वहां पर ठहरे और आपके जो हस्बैंड हैं वो थाने भी गए। सुने, अगर ठहरी नहीं, मेरे मियाँ ने 1122 को फोन करके एम्बुलेंसों को बुलाया है, हॉस्पिटल गए हैं, उसके बाद थाने गए हैं, तो भाग कैसे गई मुझे ये बताएं। सारी वहाँ पे जो मॉब था, लोग थे, पुलिस वाले थे, अगर भाग जाते तो हम तो उसी वक्त भाग जाते। मेरी गाड़ी साइड पे लगाई हुई थी, मुझे इन्होंने उठा के उस गाड़ी में डाला और मेरा बेटा वहाँ पे मेरे मियाँ के साथ खड़ा हुआ था। क्या वो छोड़ के भाग जाता? किसी की फैमिली के साथ इतना बड़ा हादसा आएगा तो वो वहाँ से हम छोड़ के भाग जाएंगे एक दूसरे को? लेकिन कशमाला साहिबा, सीसीटीवी फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि आपकी गाड़ी इशारे पर रुकना तो एक तरफ, जरा सी आहिस्ता भी नहीं हुई है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट हुआ ना। मैंने तो कहा हम पिछली सीट पे सो रहे थे, लाहौर से 4 घंटे पहले के चले हुए थे, गाड़ी में सो रहे थे। मेरे मियाँ की पहले ही तबीयत खराब थी जब लाहौर से चले। कल 1 दिन पहले से उसकी तबीयत खराब थी और वो सो रहा था, तो वो गाड़ी वाले साइड से आए। अच्छा, ये बताइएगा कशमाला साहिबा कि अगर आपका ड्राइवर गलत था तो आप समझती हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए? देखिए जी, कानून का जो कोर्स है वो होना चाहिए, लेकिन किसी को बेजा तो नहीं बीच में विक्टिमाइज करे ना, सिर्फ इसलिए कि वो कशमाला तारिक का बेटा है या कशमाला तारिक साथ बैठी हुई है। मुझे बताएं, हाथ से पीछे कितने आप सुनते हैं, पीछे किसी फौजी का हो गया, किसी ब्यूरोक्रेट का हो गया। सजा का बताएं ना, सजा मिलनी चाहिए या नहीं? ड्राइवर खुद कह रहे हैं, आप मैं कह रही हूँ वो भी छोड़ दे, सीसीटीवी फुटेज FW की निकाले, आप इनकी सेफ सिटी की निकाले, आगे गाड़ी कौन चला रहा है। सही गलत किस्म की तो वो निकाल देता है, उनकी वीडियोस आ जाती हैं, उनको कहीं सेफ सिटी को दिखाए सामने से कौन ड्राइवर चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कशमाला तारिक हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी जो हादसा उनके साथ पेश आया, कैसे पेश आया, कौन कौन उसमें मुलविस है। उन्होंने ये बताया कि वो लाहौर से वापस आ रही थी इस्लामाबाद, तो अचानक उनके साथ ये हादसा पेश आया और उन्होंने कहा है कि ट्रायल होना चाहिए लेकिन बिला वजह किसी को मुलविस नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक और जो ट्रैफिक हादसा से मुताल्लिक़ हम बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक हादसा ज़िंदगियाँ निकल रहे हैं। अंधाधुंध तेज़ रफ्तारी मौत का पैगाम बन जाती है और हर साल 35,000 लोगों की जान रोड हादसा की वजह से जाती है और 50,000 से ज़्यादा अफराद उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं।
गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान में भी एक खौफनाक हादसे में 14 अफराद की मौत हो गई। बलूचिस्तान के इलाके उथल में तेज़ रफ्तार कोच उलट जाने से ये हादसा पेश आया था, जिसमें 5 ख़वातीन, 2 बच्चे और 7 मर्द जाँ बहक हुए। हादसे का शिकार होने वाली बदकिस्मत मुसाफिर कोच पंजगूर से कराची जा रही थी। मुल्क भर में होने वाले ट्रैफिक हादसा संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं। 2020 में पाकिस्तान में सड़कों पर होने वाले हादसात में 77% तक इजाफा हुआ था। नेशनल रोड सेफ्टी रिपोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 मिनट के बाद ट्रैफिक हादसा पेश आता है, जिसमें कोई ना कोई शख्स ज़ख्मी या फिर जाँ बहक हो जाता है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 29% हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से होते हैं और 17% अमवात की वजह ड्राइवर्स की गैर मोहतात ड्राइविंग होती है। पाकिस्तान में वक्त के साथ गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज मुल्क के हर तीसरे फ़र्द के पास अपनी ज़ाती गाड़ी या मोटरसाइकिल मौजूद है। इस सूरत हाल में हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल ही वाहिद हल है और ख़ास तौर पर ड्राइविंग के दौरान 3 सेकंड का बड़े हादसा से महफूज रख सकता है। ये उसूल कैसे अपनाया जा सकता है, ये भी देख लीजिए। तो ड्राइविंग में एहतियात से ही हादसात पर काबू पाया जा सकता है और सिर्फ ज़िंदगियाँ ही नहीं बचेंगी बल्कि माली तौर पर भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल 150 अरब रुपए सड़कों पर होने वाले हादसात की वजह से ज़ख्मी होने वाले अफराद की तिब्बी इमदाद और तबाहाल गाड़ियों की मुरम्मत पर खर्च हो जाते हैं और ट्रैफिक कवानीन पर अमल से कीमती ज़िंदगियों के साथ साथ ये रकम भी बचाई जा सकती है। प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद कुछ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। एक और बहुत अहम मामला, इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत अपने ज़ख्म चाट रहा है। फरवरी 2019 के अभिनंदन वाक़े के बाद भारत इंतकाम की आग में जल रहा है। इसलिए पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा में रखने डालने की भारतीय कोशिशें मुसलसल सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी शाहीनों को कैसे काबू किया जाए, कैसे पाकिस्तान के मिसाइलों से बचा जाए, यही वो खौफ है जिसने मोदी सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं और इसीलिए भारत रूस से दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम की डील कर रहा है। $5 अरब के बदले में रूस भारत को मिसाइल दिफाई निज़ाम S-400 की 5 रेजिमेंट्स देगा, जिनकी फराहमी इसी साल के आखिर से शुरू भी हो जाएगी। ये है S-400 कहने को तो एक दिफाई निज़ाम है, लेकिन अगर भारत की जहनीत और भारत की तारीख को देखा जाए तो भारत इस सिस्टम को अपने दिफा से ज़्यादा मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारत को S-400 देने का मतलब बंदर को उस तरह पकड़वाने वाली बात होगी। ये निज़ाम दुनिया का मौसर तरीन दिफाई निज़ाम समझा जाता है। 600 किलोमीटर की रेंज में उड़ने वाला कोई तैयारा, कोई मिसाइल इसकी आंख से नहीं बच सकता और 400 किलोमीटर के दायरे में ये किसी भी मिसाइल और तैयारे को फिजा में ही तबाह कर सकता है। हत्ता के 30 किलोमीटर यानी 1 लाख फुट की बुलंदी पर परवास करने वाले तैयारे भी इससे बच नहीं सकते। S-400 एक वक्त में 30 अहदाफ को निशाना बना सकता है। यूँ यानी अगर देखा जाए तो 5 S-400 मिलने के बाद भारत और भी ज़्यादा बेलगाम हो जाएगा। इस हवाले से भारतीय मीडिया पर आने वाले मोदी सरकार के जारहाना अज़ाइम भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो भारत S-400 की शय पर पाकिस्तान पर बरतरी के ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान की खामोशी का गलत मतलब लिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास S-400 का भी तोड़ मौजूद है। MIRV टेक्नोलॉजी का शाहकार पाकिस्तानी मिसाइल अबाबील रूसी S-400 का बेहतरीन जवाब है, जो एक वक्त में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च करता है, जिसके नतीजे में भारतीय मिसाइल दिफाई निज़ाम इन तमाम को रोकने के लिए आएगा और अपने मिसाइल दाग देगा और इसी दौरान ही पाकिस्तान अपने असल हदफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बना लेगा। लेकिन भरपूर तैयारियों के बावजूद और भारतीय जंगी जुनून के मुकाबले में पाकिस्तान ने हमेशा अमन पसंदी का मुजाहरा किया है, क्योंकि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत 100% पुरअमन मकासद के लिए है। पाकिस्तान भारत की तरह पड़ोसी मुल्क की सरजमीन पर ताका झाकी का कायल नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान S-400 जैसे निज़ाम की ज़रूरत महसूस नहीं करता है। चीनी साख्ता पाकिस्तान का मिसाइल दिफाई निज़ाम LY-80 S-400 की तरह लॉन्ग रेंज नहीं है और ये सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर तक की दूरी पर अपने हदफ को निशाना बना सकता है और 10 किलोमीटर तक की बुलंदी तक ही किसी मिसाइल या तैयारे को तबाह कर सकता है। जनवरी 2019 में पाकिस्तान ने AY-80 की कामयाब मशक भी की थी। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे।
तो पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा में नकब लगाने के लिए भारत इंतहाई बेचैन है और इस मकसद के लिए हर हरबा आजमा रहा है। पैसे के जोर पर हथियारों की दौड़ में अंधाधुन भाग रहा है। फ्रांसीसी तैयारों रफाइल की डील के पीछे भी पाकिस्तान से इंतकाम का जज्बा ही है, क्योंकि जब 2 साल पहले पाकिस्तानी शाहीनों ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए थे, पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया था, शिकस्त खोर्दा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से कहा था कि अगर हमारे पास रफाइल तैयारे होते तो इतनी बेइज्जती नहीं उठाना पड़ती। और फिर आखिरकार इसी यकीन दहानी की बुनियाद पर भारत ने 36 में से 5 रफाइल तैयारे हासिल कर लिए और जब ये तैयारे भारत लैंड हुए तो पूरे मुल्क में ऐसे खुशियां मनाई गईं जैसे भारत को कोई फतह मिल गई हो। रफाइल तैयारे यकीनन पाकिस्तान के JF-17 और F-16 से जदीद हैं। इसकी परवाज़ और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी पाकिस्तानी तैयारों से ज़्यादा है। रफाइल तैयारे के मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि F-16 अपने 100 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। F-16 का रेडार 84 किलोमीटर के दायरे में 20 हदफ को ढूंढ सकता है, जबकि रफाइल का रेडार 100 किलोमीटर के दायरे में 40 अहदाफ को ढूंढ सकता है। इसी तरह JF-17 थंडर में भी रफाइल कम सलाहियत है, लेकिन फ़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि फ़िज़ाई जंगों में कामयाबी के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता, इसके लिए तरबियत का मयार और पायलट की महारत भी बहुत अहमियत की हामिल होती है और इस मामले में पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है। यकीनन S-400 का कोई जोड़ नहीं है। यकीनन S-400 मिलने के बाद भारत की दिफाई सलाहियत में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। भारत अपनी सरहदों में रहते हुए पाकिस्तान के फ़िज़ाई अड्डों पर नज़र रख पाएगा और उड़ान भरते ही पाकिस्तानी तैयारे भारत की नज़रों में भी आ जाएंगे। यही हाल पाकिस्तानी मिसाइलों का भी होगा और इसके बाद रफाइल तैयारों के बाद भी भारतीय खुशी बेमानी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान पर मैली निगाह नहीं डाल सकता, क्योंकि जंगे हथियार तादाद से नहीं बल्कि बहादुरी और जज्बे से लड़ी जाती हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम ये अच्छी तरह जानती है। और पाकिस्तान के पास तो दिफाई ताकत के साथ साथ अज़्म और हिम्मत की कोई कमी नहीं है। 5 राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। बट बहरहाल 5 आ जाएँ, 500 आ जाएँ, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस्तात पे किसी किस्म का शक नहीं है। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आई है, हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। सो राफेल ले आएँ, S-400 ले आएँ, वी हैव आवर ओन प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव आवर ओन आंसर्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। भारत S-400 ले आए या जदीद तरीन रफाइल तैयारे, लेकिन शिकस्त से सिर्फ एक ही सूरत में बच सकता है और वो है कि पाकिस्तान को ना छेड़े, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के साथ इश्तियाल अंगेज़ी करेगा, जारियत दिखाएगा, तो फिर S-400 या रफाइल के बावजूद भी पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों में इबरतनाक शिकस्त उसका मुकद्दर होगी। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब से। एयर मार्शल साहब, ये बताइएगा कि S-400 का तो अमेरिका के पास भी कोई तोड़ नहीं है, तो इस ताकतवर मिसाइल निज़ाम को काउंटर करने के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं? S-400 का जो डायरेक्ट तोड़ आप बात कर रहे हैं वो शायद ना हो, लेकिन डॉक्ट्रिनली जब हम हायर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो इसका जवाब हम सब के पास है और वो जवाब है कि आज की जंग होनी तो है कश्मीर के इलाके में। इंडिया का ये बहुत बड़ा मसला है कि उन्होंने फौज एक बहुत बड़ी पाल रखी है जो कि नॉर्थ टू साउथ अगर जंग होगी तो उनका डेफिनेट एडवांटेज है हमारे ऊपर। अगर वो कश्मीर के इलाके में जंग लड़ते हैं जिस तरह के लास्ट टाइम उन्होंने कोशिश की जो कि बहुत ही लिमिटेड थी, तो अगर वो 3 या 5 कोर्स ले जाते हैं अंदर तो हम भी 5 कोर्स ले जाएंगे, बिकॉज लिमिटेड स्पेस है। और अगर वो 5 स्क्वाड्स लेके जाते हैं तो हम भी 5 स्क्वाड्स लेके जाएंगे। तो अगर हम डॉक्ट्रीन और स्ट्रैटेजी और पॉलिसी की बात करें तो उनको एज टैक्टिकली ज़रूर हो जाएगा S-400 से, मीटियोर से और राफेल से चंदा उनकी एडवांटेज नहीं होगी, लेकिन S-400 से डेफिनेटली उनको थोड़ा एज होगा जब वो आता है। बट इट विल टेक टाइम। अब याद रखिए कि अमेरिका ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है उनको कि अगर S-400 लेंगे
तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मसूद अख्तर साहब। यानी हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। और एक और अहम मामला कि स्मगलिंग मुल्की मईशत के लिए नासूर है। सिर्फ स्मगलिंग की वजह से मुल्की मईशत को सालाना 3500 अरब रुपए के नुकसान का सामना है। हर साल 5400 अरब रुपए की स्मगलिंग की जाती है और ईरानी तेल की स्मगलिंग मुल्की मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। एक साल में 3600 अरब रुपए से ज़ायद का डीजल स्मगल होता है, जिससे कौमी ख़जाने को 1100 अरब से ज़ायद का नुकसान होता है। 22 लाख लोग ऑयल स्मगलिंग के धंधे से जुड़े हुए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सवाल उठाया गया है कि जब जब सरहदें बंद हो जाएंगी और तेल की स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा तो इन 22 लाख लोगों के पास कुछ करने को नहीं होगा और वो गैर मुआशरती सरगर्मियों और बदअमनी में मुलविस हो सकते हैं। कमेटी को बताया गया है कि स्मगल शुदा ईरानी डीजल ने मुल्क की कुल तलब का तकरीबन 42% पूरा किया जाता है। अंग्रेज़ी अखबार डॉन के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम से होने वाली बचत का बड़ा हिस्सा स्मगलिंग से जुड़े अफराद के रोज़गार के लिए खर्च करे। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कमेटी को बताया है कि ईरानी ईंधन की स्मगलिंग में मुलविस अफराद को 50 से 55 रुपये फ़ी लीटर मुनाफा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से रोज़ाना 150 टैंकर्स और दीगर गाड़ियों में ईरानी पेट्रोल और डीजल स्मगल होकर बलूचिस्तान मुंतकिल किया जाता है, जो बाद में पूरे मुल्क में सप्लाई किया जाता है। इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत क्रैकडाउन भी कर रही है। आज वजीर जरताज गुल ने सेनेट इजलास में बताया है कि ईरानी स्मगल शुदा तेल के खिलाफ क्रैकडाउन से 250 अरब रुपए के सालाना नुकसान पर काबू पाया गया है। ईरानी स्मगल शुदा ऑयल हमारे मुल्क में आता था बलूचिस्तान बॉर्डर से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पेशल डायरेक्टिव दिए, इनिशिएटिव हमने ये लिया है कि हमने उसके ऊपर क्रैक डाउन किया है। एक तो 250 बिलियन जो हर साल सालाना हम नुकसान करते हैं एक्सचेकर को, उससे हमारी बचत होगी। बलूचिस्तान बॉर्डर से पूरे पाकिस्तान में हमने इसके ऊपर क्रैक डाउन किया है। स्मगलिंग के जरिए कौमी मईशत को अरबों डॉलर के नुकसान का सामना है। एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अशिया की स्मगलिंग से पाकिस्तान में हर साल मुल्की मईशत को सालाना 3500 अरब रुपए के नुकसान का सामना है और स्मगल शुदा मसनूआत की फहरिस्त में डीजल सरफहरिस्त आइटम है। ईरान से गैर कानूनी स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल पाक ईरान सरहद से तफ्तान, बंद और गवादर के रास्ते बलूचिस्तान पहुँचता है। अक्सर औकात इस दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों का इंतखाब करते हैं। गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल भी पेट्रोल स्मगलिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो इसी पर बात करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब। ये बताइएगा कि बहुत अच्छी बात है कि बाढ़ लग रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 22 लाख लोग हैं जो इस मईशत से वाबस्ता हैं। अगर स्मगलिंग बंद हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो फिर ये 22 लाख लोग तो भूखे मर जाएंगे, जराइम में मुलविस भी हो जाएंगे। हुकूमत ने इनके बारे में क्या सोच रखा है? जी देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का फैसला है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ उनका कंसल्टेशन रहा है और फेडरल गवर्नमेंट का एक ओपिनियन है कि जो स्मगलिंग है इसको हमेशा इस तरह नहीं जारी रखा जा सकता और जो इकोनॉमी है उसको फॉर्मलाइज करना होगा। और यकीनन फार्मल इकोनॉमी में फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पब्लिक का फ़ायदा है कि एक जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन ये कि फिल वक्त इतने लोगों को रोज़गार फराहम करना, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारे पास तो इतने जॉब्स नहीं हैं। गुज़िश्ता 2.5 सालों में 17,985 टोटल जॉब्स अब तक हम दे सके हैं और 5,500 जॉब्स जो है हमारे करंट बजट में हमने एलोकेट किए हैं। मैक्सिमम 20,000 जॉब जो है हेल्थ, एजुकेशन और तमाम शोबों को मिला के बलूचिस्तान गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन नाकाफ़ी है। हमारा 400 अरब का टोटल बजट है, उसमें 300 अरब अब भी तनख्वाहों और पेंशन में चला जाता है। सिर्फ 100 अरब रुपए रह जाते हैं डेवलपमेंट के। बलूचिस्तान में कोई इंडस्ट्रीज़ भी कभी नहीं लगे, कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बलूचिस्तान नहीं गया। 96 के ड्राउट के बाद एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक मुतासर हुआ। अलगर्ज के अक्टूबर में हमने लाइव स्टॉक कॉन्फ्रेंस करके बलूचिस्तान में इंटरनेशनल एक्सपो हम इस शोबे को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर कोविड बीच में आ गया। तो गुजारिश ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अब ये फैसला किया है। एक तो हमारी गुजारिश है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनका हम शुक्रगुजार हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर ने 5 माह कबल आज खुद उन्होंने नोटिस लेते हुए डायरेक्शन जारी किया कि बलूचिस्तान के नौजवानों का जो 6% कोटा है जॉब्स में फेडरल गवर्नमेंट में, सेक्रेटरीज को उन्होंने डायरेक्शन जारी किया कि वो जो डिटेल्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ शेयर किए जाएं और 2 माह
बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगेन डायरेक्शन दिया कि इस अमल को तेज किया जाए, लेकिन इस पे अभी तक काम नहीं हुआ। तो मेरा ये अपना रफ एस्टिमेट है कि 17-18 जॉब्स ये बलूचिस्तान के लोगों को मिलेंगे। लेकिन अगेन अच्छा, आप कह रहे हैं कि 17-18 हज़ार जॉब्स ये लोगों को मिलेंगी, लेकिन 8 लाख लोग तो हमारे, आप ये बताइएगा जो ये लोग बेरोजगार होंगे, इस जो स्मगलिंग की रोकथाम आप कर रहे हैं, तो फिर ये लोग तो फिर जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस होंगे, फिर इनको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? प्लान क्या है आपके पास? देखिए, प्लान फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, फेडरल सब्जेक्ट है और बॉर्डर रेगुलेशन है, कस्टम है, फेडरल सब्जेक्ट्स है। फैसला फेडरल गवर्नमेंट का है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनके साथ कंसल्टेशन जारी है। एक तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ एहसास प्रोग्राम है जिसके तहत वो काफ़ी सारी फैमिलीज़ का जो है किफ़ालत कर सकता है। और इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो मोटरसाइकिल्स पे चंद एक जेरिकैन, चंद एक लीटर वो स्मगल करके अपने बच्चों की किफ़ालत करते थे। लेकिन असल जो फेडरल गवर्नमेंट का टारगेट है वो बताया जा रहा है कि 2100 ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं पंजाब, KPK और सिंध में खसूसन, कि जहाँ पे बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े स्मगलर्स हैं, उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है और वो ये ईरानी तेल स्मगल करके इससे बिलियंस कमा रहे हैं। वो जो पैसा है उसको प्रॉपर रेगुलेट करके फेडरल जो किटी है उसमें लाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में इसको बाइफरकेट किया जाएगा। एक इसमें जो बड़े जो मगरमच्छ हैं, बड़े जो सरमाएदार हैं, जो बिलियंस कमा रहे हैं, और एक वो लोग हैं, वो तबका है जो बिल्कुल गरीब तबका है, अपना गुजर बसर कर रहा है। एक इसको हमें सेपरेट करना होगा। और दूसरा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, जैसे मैंने जिक्र किया कि जॉब्स जो है 6% कोटा उस पर अमल दरामद किया जाए। एहसास प्रोग्राम के तहत भी फिलवक्त लोगों की किफ़ालत की जा सकती है। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ने 600 अरब रुपए का 3 सालों में जो बलूचिस्तान के 9 पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वो पैसे लगेंगे। लियाकत शाहवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मसला ज़्यादा ना बढ़े, इसके बारे में हुकूमत को संजीदगी से इक़दामात उठाने पड़ेंगे। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने